बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा ऑटम 20 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1 था, 7 मार्क्स थे। यकम जनवरी 19 को जन्नत लिमिटेड इशूड 1.6 मिलियन डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच। जन्नत लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए हैं तो इसकी ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन गई और 100 रुपये की पार वैल्यू थी, प्रीमियम 10 रुपये ईच डिबेंचर की हुई। इसका मतलब इसे 110 रुपये आए हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ दीज डिबेंचर्स वाज 5.5 पर डिबेंचर। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर ये पीएनएल मॉडल में गया तो एक्सपेंस आउट हो जाएगी, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में गया तो कैपिटलाइज हो जाएगी। द कूपन रेट 16% पे इसे देना पड़ेगा और खुशी लिमिटेड ने इसके 0.32 मिलियन डिबेंचर जो हैं वो बाय किए हैं 1/1/19 को। यकम जनवरी 19 को अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 15 और 14% है दोनों के। ओके हो गया। और 31 दिसंबर 19 को डिबेंचर वर्ड कोटेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एट 112 ईच, ये इनकी फेयर वैल्यू चली गई। डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल बाय जेएल। जेएल जिसने इशू किया है वो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे है और केएल ने इसको अडॉप्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और जेएल और केएल की बुक्स में इन्होंने हमसे अकाउंटिंग एंट्रीज मांगी है। बनाएं जी, 5 मिनट दे रहा हूँ, तीनों स्टूडेंट्स बनाएं, 5 मिनट में बनाएं एंट्रीज जल्दी से, ज़रा शाबाश। जल्दी जल्दी करेंगे तो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। जल्दी हो जाए बेटा। नहीं सर, रिकॉर्डिंग रुकवाना छोड़ दी आप, जिंदगी में सब कुछ साथ साथ चलेगा, इसलिए आप ध्यान से बोलना। खालू के लिए कोई ऐसी बात ना बोलना जो रिकॉर्डिंग में चली जाए। अच्छा किया बेटा, उन्होंने आपको छुड़वा दी है, आपने नहीं छोड़ा, अगलों ने तबीयत आपकी साफ की है। आओ भाई, लोन प्रोसीड्स। हुरैरा मुस्कुराता है क्योंकि आजकल ये सही सेट चल रहा है, सही जा रहा है, शक्ल बता रही है उसकी कितना सही जा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह इसे अकल दे। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, चलो जी फेस वैल्यू बताएं भाई, कितने शेयर्स इशू किए हैं जेएल ने, और पार वैल्यू 100 प्लस 1.6 इंटू 10, टोटल कितना आया? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और ये अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे जा रहा है। जरा देखें जेएल किस पे जा रहा है भाई, जेएल किस पे जा रहा है? ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कीजिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस 1.6 इंटू 5.5 पर डिबेंचर। बोले भाई 167.2 इसे आया है। ठीक है, आने की एंट्री पास कर दे जन्नत की बुक्स में कब? 1/1/19 को, 1/1/19 बैंक डेबिट कर दें और डिबेंचर जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसे क्रेडिट कर दें। कितने से? 167.2 मिलियन, 167.2 मिलियन। ओके हो गया। इसके बाद बताएं, इसके बाद इंटरेस्ट अक्रू होगा क्योंकि ये अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे जा रहा है। शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 1 साल की एंट्रीज 19 की पूछी हैं, शेड्यूल बनाकर टाइम ही वेस्ट होगा। तो 31/12/19 को जो खर्चा है वो रिकॉर्ड कर दूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दें, डिबेंचर क्रेडिट कर दें। बैलेंस पे लगाना होता है 167.2 है। इफेक्टिव रेट ढूंढें जेएल का, जेएल का इफेक्टिव रेट, जेएल का इफेक्टिव रेट 15%। बोल दें जी 25.08।
25.08 ये खर्चा हो गया। अब गया रिकॉर्ड कर दें 31/12/19 को। जाने की एंट्री डिवेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। कूपन रेट लगाना है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 100 ये फेस वैल्यू है, 160 बना इंटू कूपन रेट 16%, कितना गया? 25.6 चला गया। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है? अब ये सर अंसारी की एग्जाम्पल नहीं है, पास पेपर है भाई साहब। मेहनत करेंगे तो दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं। अपना तो ये सीधा सीधा ईमान है भाई, मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह पाक मेहनती लोगों के साथ खड़े होते हैं हमेशा। अब खुशी को आ जाए, खुशी तो आपकी आएगी बाद में, हैं भाई। अब हुरैरा अगर इतना है तो इसकी खुशी कितनी होगी? थोड़ी छोटी सी होगी ना। तो छोटी सी खुशी जो है हुरैरा ले लेके फिरा करेगा। बच्चों ने मेरी बात का वही मीनिंग लेना है जो मैं देना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ खुशी की बात कर रहा हूँ। ये अपना कैमरामैन ऐसे ही मुस्कुराए जा रहा है, चिट्टा ऐसे ही मुस्कुराए जा रहा है खुशी के नाम पे, और अक्टूबर गुजरे जा रहा है, अभी तक खुशी आई शाई कोई नहीं है इसकी। चलो भाई, अब हमारी खुशी लिमिटेड ने कितने शेयर्स खरीद लिए? 0.32 मिलियन। और वो किस पे चलना चाह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस पे। किस पे? प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब इसका मतलब परचेज प्राइस ले आऊं। परचेज प्राइस इन्वेस्टर के लिए परचेज प्राइस होती है, और ये बराबर होती है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है? कितने शेयर्स खरीदते हैं? 0.32 इंटू प्लस प्रीमियम कितनी है? 0.32 इंटू 10। बोलो जी, परचेज प्राइस सॉरी 35.2। खरीदने की एंट्री पास करो सब। लिखो लिखो, साथ एंट्रीज भी लिखो। 2 नंबर ही कर रहे हो मेरे साथ। एंट्रीज लिखो जल्दी से। बायर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी हुई है? नहीं। ये देखें, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ किसकी दी हुई है? इशुएंस की दी हुई है। इशू करने वाले से रिलेटेड है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इसने खरीदा है 1/1/19 को खरीदा है, तो इसकी मतलब डेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? डेबिट हो गई, और बैंक क्रेडिट हो गया। कितने से? 35.2 से 35.2। अब ये कमाएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू चल रहा है। किसके चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस फेयर वैल्यू। ठीक है। अब अगर 0 कूपन रेट होता है फिर तो कहानी कुछ और थी। अब जरा देखें, इसका इफेक्टिव रेट क्वेश्चन में गिवन है कितना? 14%। इन्वेस्टर की बात हो रही है। डेट इन्वेस्टमेंट जाके देखें, डेट इन्वेस्टमेंट जाके देखें थ्रू पीएनएल क्या कहता है। डेट इन्वेस्टमेंट थ्रू पीएनएल, जल्दी से चले जाएं। डेट इन्वेस्टमेंट थ्रू पीएनएल, जल्दी जाएं, जल्दी, टाइम कम है मेरे पास। डेट इन्वेस्टमेंट थ्रू पीएनएल, जल्दी देखें, जल्दी देखें, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, जो आया वही कमाया। तो ये नहीं कहना ये कमाएगा, क्या कहोगे? इसे आएगा, और जो आएगा वही कमाएगा। और आया हुआ अगर कमाई बन जाए तो हम कहते हैं बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और ये अप्लाई होगा फेस वैल्यू पे। किस पे? फेस वैल्यू 0.32 इंटू 100। और कूपन रेट कितने परसेंट? 16%। कितना बना? 5.12। ये क्या है? आया, और जो आया वो ही कमाया। अब ये साल के आखिरी दिन अपनी इन्वेस्टमेंट जिस पे बुक की हुई है उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करेगा।
इसने कितने पे बुक की हुई है? 35.2। तो 35.2 वर्सेस फेयर वैल्यू आएगी। फेयर वैल्यू कितने पे चली गई? 112 पे। इसने कितने खरीदे थे डिबेंचर? 0.32 इंटू 112 कितना बना? 35 ऊपर गया नीचे? ऊपर गया तो डेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? डेबिट हो गई। और फेयर वैल्यू गेन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और ये फेयर वैल्यू गेन किधर जाएगा? पीएनएल में। कहाँ जाएगा? पीएनएल में। कितना डिफरेंस आया दोनों में, इसमें और इसमें? 0.64 से एंट्री पास कर दीजिए। ध्यान से करना है भाई, बहुत ध्यान से, एक एक चीज है, कोई चीज गलत ना हो। कितने मार्क्स का पार्ट था? अब मुझे बताएं, अगर इस तरह के क्वेश्चन उठा के आप अपना R2 बना लेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। हम क्या कहते हैं? चैलेंजिंग पास करता है, मैं ये कहता हूँ बोनस और एवरेज पास करवाता है। प्रैक्टिस आपने करनी है, कोई दिन आपका फ्री ना जाए, कोई आपका वीकेंड फ्री ना जाए, कोई छुट्टी फ्री ना जाए। फिर देखें इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में CA होता जाएगा। फिर आप डॉन को कह सकते हैं, डॉन ये देखो मैंने पहली अटेम्प्ट में CA किया है। ठीक है, फॉर्मूला मेरा लगाना अगर किसी को गिराना है आपने तो। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अगला क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। पहले ये कॉपी कर लें। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑटम 19 में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 था। 1 जुलाई 18 को जिप्सम लिमिटेड परचेज 5000 डिबेंचर इशूड बाय आयरन लिमिटेड। तो आयरन लिमिटेड के लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी और जिप्सम के लिए ये फाइनेंशियल एसेट है। डेट इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है? डेट इन्वेस्टमेंट है। कब किया ये इन्वेस्टमेंट? अच्छा, यहाँ ना टाइम फ्रैक्शन मैटर जब भी करेगी जब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा, अदरवाइज नहीं करेगी, क्योंकि फेयर वैल्यू और पीएनएल में ये चीज़ मैटर, फेयर वैल्यू में मैटर नहीं करती, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में मैटर करेगी। ठीक है, आगे आ जाए। पार वैल्यू कितनी है? 100 ईच है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन, खरीदने वाले को ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ रही है। किसको पड़ रही है? खरीदने वाले को। ऑफ द डिबेंचर वाज ₹24,000। कूपन रेट कितना है? 11% पर एनम है। पेबल एनुअली, एनुअली का केस है, और कब? 30 जून को। इसका मतलब वो ईयर स्टार्ट हुआ। 1 जुलाई 18 को इफेक्टिव रेट यानी कमाए का रेट जो है वो 9.5 है, आय का रेट 11% है, और मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर डिबेंचर वाज 11%। याद रखना, मार्केट रेट तुम्हारी कैलकुलेशन में नहीं यूज होगा अगर स्पेसिफिक रेट गिवन है। तो लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, मार्केट इंटरेस्ट रेट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर कैलकुलेशन, मार्केट इंटरेस्ट रेट will not be the part of our calculation if specific effective rate of company is given। 30 जून 19 एक साल गुजर गया। डिबेंचर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 96 पे है। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में ये डिबेंचर्स ट्रेड नहीं होती, ये सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए। जर्नल एंट्रीज पूछनी है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी हैं। कौन सा मॉडल कर रहा है? अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अमोर्टाइज कॉस्ट में चलते हैं। परचेज प्राइस पहले कैलकुलेट करते हैं। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस बराबर होगी किसके? फेस वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओ नहीं, परचेज प्राइस प्लस प्रीमियम। बोंगी मार रहा है, हो रहा है ना, मैंने तुझे भी कहा था तूने ज़ाया हो जाए ना, माइनस डिस्काउंट। इरफान तो खुद बेचारा टूनुआ बैठा हुआ। फेस वैल्यू बोले भाई 5000 शेयर है और एक की वैल्यू 100 है। प्रीमियम तो नहीं है? नहीं, और डिस्काउंट भी नहीं है। बताएं जी, परचेज प्राइस 5 लाख। अब आए फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू
अमोटाइज कॉस्ट मॉडल करोगे तो परचेज प्राइस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करोगे। बोले भाई परचेज प्राइस कितनी है? 5 लाख। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 24,000। टोटल कितना है? 5,24,000। एक साथ 18 को इन्वेस्टमेंट किया। डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्या हुआ? बैंक क्रेडिट। कितने से? 5,24,000 से। ओके हो गया। इसके बाद 30/6/19 आएगा। कमाऊंगा, डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट करूंगा और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करूंगा। कमाऊंगा मैं बैलेंस या अमोर्टाइज कॉस्ट पे, वो 5,24,000 है, इनटू इफेक्टिव रेट बताएं 9.5%। कितना बना? 49780। 49780। अब मुझे आएगा मुझे कूपन रेट पे और फेस वैल्यू पे। तो बैंक डेबिट हो जाएगा और डेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि 1 साल का डाटा मांगा हुआ है, इसलिए मैं अमोर्टाइज शेड्यूल जो है वो नहीं बना रहा हूँ। मेरी फेस वैल्यू 5 लाख है और मेरा कूपन रेट कितना बना? 55,000। ओके हो गया। अब आ जाए, अगर पीएनएल के थ्रू चलूं तो फिर सबसे पहले एक साथ 18 को परचेज प्राइस आएगी। परचेज प्राइस वही होगी, कितनी? 5 लाख। आज जो फेयर वैल्यू होगी वो बराबर होगी परचेज प्राइस के। फेयर वैल्यू किसके बराबर होगी? क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है? पीएनएल में एक्सपेंस आउट करना है। कितने से बुकिंग कर दूं? 5 लाख से। डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दें और बैंक को क्रेडिट कर दें। कितने से? 5 लाख से। ओके हो गया। 30/6/18 से पहले एक साथ 18 कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बुक करें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट। कितने से? 24,000 से। और फिर 30/6/18 को 30/6/18 को जो आया वही कमाया। बैंक डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि जब जो आया वही कमाया करते हैं तो फिर डेट इन्वेस्टमेंट को डेबिट नहीं कर रहे होते। जब उसे डेबिट नहीं किया तो आय पे क्रेडिट भी नहीं करेंगे। और ये फेस वैल्यू पे आएगा 5 लाख पर कूपन रेट लगा दें। कितना आया? 55,000। जो आया वही कमाया। अब 30/6/18 को साल के आखिरी दिन जी 30/6/19 साल के आखिरी दिन फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे अपनी बुक वैल्यू को। 5 लाख पे बुक वैल्यू है, कितने डिबेंचर्स थे? 5,000। और स्टॉक एक्सचेंज पे कितने पे चले गए? 5,000 को 96 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं रख के एक उल्टे हाथ की दूंगा, 8 लाख का बच्चा। इसे समझा यार, ये जाया हो जाएगा मेरे हाथ से, पता चले रिकॉर्डिंग में ही जाया होना जा रहा है। 4,80,000। हीरो बन के रोज आ जाता है इंट्रो की क्लासेस में। मैं इसे मॉडलिंग करवाने के लिए बुलाता हूँ। ऊपर गया नीचे गया? नीचे गया है। तो फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट। हुरैरा को देखा कैसे रेड कलर की वेस्ट कोट पहन के आता है, पता लगता है किसी शादी हाल का वेटर जा रहा है। चलो
कितना बना? 20,000। लेकिन ये उम्र है, कर लो जितने फैशन करने हैं, बाद में तो तुम्हारी खुशी फैशन किया करेगी, तुम सिर्फ पीछे बच्चे पकड़ के चला करोगे। अहमद मियाँ, हुरैरा अपने बच्चे उठा लेगा गोद में, इसका तो अपना वजन इतना कम है। चलो भाई ठीक है भाई, ध्यान से कॉपी करें भाई। कॉपी हो गया बेटा? शाबाश। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्राई करो बेटा। आओ बच्चों, स्प्रिंग 23 में आया था, क्वेश्चन नंबर 1 था, 8 मार्क्स थे। जिंक लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 1 जनवरी 22 को ZL ने 1.5 मिलियन बॉन्ड्स ऑफ कॉपर लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 ईच विद मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स। ये परचेज किया है और बॉन्ड्स खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं जी? बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो डेट इन्वेस्टमेंट हो गई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसने 2 पर डिवेंचर या बॉन्ड इनकर किया है, ठीक है जी। कूपन रेट 13% है, इफेक्टिव रेट 11.1% है। इन्वेस्टमेंट को इसने क्लासीफाई किया एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI किया तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगा, ठीक है भाई। और थ्रू OCI किया है तो इसका मतलब है ईयर एंड पर ये बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू को कंपेयर करेगा और अप डाउन को फेयर वैल्यू रिजर्व में पुट करेगा, और फेयर वैल्यू रिजर्व में पुट करेगा तो जो चेंज होगी उसकी एंट्री पास होगी। ओके हो गया। जनरल एंट्रीज मांग रहे हैं इन द बुक ऑफ ZL 31/12/22 के लिए, तो इसका मतलब एक ही साल की एंट्री मांगी है, तो हम पूरा शेड्यूल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे। आए बाइंग करते हैं 1/1/22 को। डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देते हैं, और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज प्राइस बराबर होगी जी भाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितनी है? 1.5 मिलियन है, इंटू 100 है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है, फिर 1.5 है इंटू प्रीमियम 5 है, डिस्काउंट नहीं है, या प्रीमियम होगी या डिस्काउंट। आंसर दीजिए। 157.5। अब फेयर वैल्यू पे आ जाए, क्योंकि फेयर वैल्यू पे बुक करना है, और फेयर वैल्यू में परचेज प्राइस में प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट R2 सबसे ज़्यादा आसान है इंट्रो और FR1 में। उस वक्त बच्चे को यकीन नहीं आता, जब तक R2 में यकीन आता है देर हो चुकी होती है। 157.5 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 2 ईच है, तो 1.5 इंटू 2 बोलें जी 160.5 160.5 फिर 31/12/22 को कमाऊंगा तो डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, क्योंकि थ्रू OCI चल रहा हूँ इसलिए कमाना रिकॉर्ड करूंगा, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। 160.5 पर इफेक्टिव रेट बता दीजिए। 11.1% बोलिए। 17.8155 17.8155।
फिर 31/12/22 को आ जाएगा, जब आ जाएगा तो एंट्री होगी बैंक डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब जो आएगा वो फेस वैल्यू पे आएगा। फेस वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 100, ये आ गया इंटू कूपन रेट 13%। जी बेटा कितना आया? 19.5%। ओके हो गया बेटा। अब थ्रू OCI लेकर आ रहा हूँ, पहला साल है तो फेयर वैल्यू रिजर्व का BD 0 है, जो चेंज आएगा वही CD होगा और जो CD आएगा वही चेंज होगी। अब हम कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू किस डेट की? ईयर एंड की। क्या है ईयर एंड की? 31/12/22। 31/12/22 कितने मेरे पास डिबेंचर थे? 1.5 और वैल्यू गई है 103 पे। कितना बना? 154.5। इस दिन अगर कोई कॉस्ट टू सेल होती उसका क्या करते? इस दिन कोई कॉस्ट टू सेल होती, कुछ भी ना करते। कैंगरू लिमिटेड करवाया था कि अगर कॉस्ट टू सेल हो तो उसे इग्नोर मारना है, क्योंकि हम इम्पेयरमेंट नहीं देख रहे। अब इसको कंपेयर करेंगे वर्सेस किससे? अपनी अमोर्टाइज कॉस्ट से। भाई अपनी अमोर्टाइज कॉस्ट से कितनी? 160। इससे नहीं करेंगे, पहले इसकी नहीं भाई करेंगे तो इसकी बुक वैल्यू से ही, लेकिन पहले वो बनाएंगे। शेड्यूल से तो मौजूद होती थी ना, अभी मौजूद नहीं है। दिस प्लस दिस माइनस दिस बनाएं, सब बच्चे बनाएं। क्योंकि शेड्यूल बनाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। वो याद है? ओपनिंग बकाया प्लस कमाया माइनस आया बाकी बकाया, ये वो चीज है। अब आराम आराम से, जल्दी नहीं है। कितना था? 160.5। इसमें कमाया ऐड करें 17.8155, जो आया वो माइनस करें। अब ये वो है जो अमोर्टाइज शेड्यूल में बैलेंस के कॉलम में आया होगा। कितना? क्लोजिंग बकाया कितना? 158.81 कर दें बस। अब देखें नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो जाएगा। फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो जाएगा और डेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। आपने शेड्यूल बना के करना हो, शेड्यूल बना के कर लें, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा होगा। याद रखना फेयर वैल्यू को हमेशा अपनी बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, कभी फेस वैल्यू से कंपेयर नहीं किया जाता। और बुक वैल्यू बाकी बकाया होता है, और बाकी बकाया कैसे आएगा? ओपनिंग बकाया प्लस कमाया माइनस आया क्लोजिंग बकाया। यह है 31/12/22। बोलें जी। 4.81 चेक करो। अरसल कुछ और कह रहे हैं। 154.5 को कंपेयर करना है 158.81 से। 4.3155। लो बेटा, किसकी बुक में एंट्री पास कर दी? जिंक लिमिटेड की। और अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया थ्रू OCI। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। लेक्चर से कवर होने हैं पास पेपर, बस लेक्चर्स पे फोकस करो। अब सेकंड आ जाए। 1/7/22 को ZL इशूड। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई। कितने शेयर इशू किए? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किए हैं, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई। इसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कहना, ये जिसने खरीदा है उसकी डेट इन्वेस्टमेंट है, और हमने अगर इशू किया है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, डिबेंचर्स की शक्ल में या प्रेफरेंस शेयर्स की शक्ल में, क्योंकि ये रिडीमेबल नहीं है, रिडीमेबल है। फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट पे इशू किया है। अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो हमें पैसे आएंगे तो माइनस होंगे ये डिस्काउंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा माइनस होती है जब कभी हम लोन ले रहे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को वो फेयर वैल्यू थ्रू PNL लेकर जा रहा है। 31 दिसंबर को शेयर कोटेड हो रहे हैं 80 पर, और ZL ने एस्टीमेट किया कि 70% रिडक्शन इन फेयर वैल्यू इज ड्यू टू ड्रॉप इन ZL क्रेडिट रेटिंग। अब इसका मतलब है कि मेरी वैल्यू ज़्यादा थी और कोटेड वैल्यू 80 पे जाके गिर गई। जितनी गिरी है उसमें से 70% मैं अपनी रीज़न समझूंगा, 30% मार्केट फैक्टर समझूंगा,
अपनी रीज़न समझूंगा गिर रहा है तो OCI को डेबिट करूंगा, अपनी रीज़न समझूं वैल्यू ऊपर जा रही है तो OCI को क्रेडिट करूंगा। ये पॉइंट भी मैं क्लास में सिखा चुका हूं। डिविडेंड कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, डिक्लेयर होता तो हम रिसीवेबल इन्वेस्टर बुक कर देते और पेएबल बुक कर देते इन्वेस्टी के लिए, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, होता तो एंट्री होती इन्वेस्टी के लिए जिसने इशू किया है। क्या रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और अगर पे कर देता तो डिविडेंड पेएबल डेबिट कर देता और बैंक को क्रेडिट कर देता। ये सारी चीज़ें सिखाई हुई है मेरे बच्चों। आओ मेरे बच्चों, एक साथ 22 बैंक डेबिट करूंगा और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, खाली बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल, खाली बॉन्ड्स भी लिख देंगे क्रेडिट में, वो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। बॉन्ड्स पेएबल, सबसे पहले क्या लाऊंगा, इनकी परचेज प्राइस बराबर होगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम क्योंकि ज़्यादा पैसे आते, माइनस डिस्काउंट क्योंकि कम पैसे आएंगे। कितनी है फेस वैल्यू? 100 नहीं 2 मिलियन है ना, 2 मिलियन इंटू मिलियन में लेके चलो, 2 और ये 2 मिलियन शेयर हुआ है ना बॉन्ड्स, इंटू 100 पार हो गई। प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट कितनी है 10 माइनस 2 इंटू 10, आंसर दें 180। ये क्या परचेज प्राइस, लेकिन मुझे तो फेयर वैल्यू चाहिए, फेयर वैल्यू। आराम से चलें, आराम से। अब सुने भाई, थ्रू P&L लेके जा रहा हूं इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करूंगा, तो फेयर वैल्यू किसके बराबर होगी? परचेज प्राइस के। जल्दी ना किया करें। अब बुक कर दिया कितनी वैल्यू पे? 180 पर बुक कर दिया, क्योंकि P&L पे लेके जा रहा हूं। ईयर एंड कब है? 31/12/22, 6 महीने का है भाई, 6 महीने का। लेकिन पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट बुक कर दें एक्सपेंस के तौर पे, वो एक साथ 22 को ही कर दें, एक साथ 22 को। ट्रांजैक्शन पूरा लिखा करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितनी है? 3 है, तो फिर 2 मिलियन है, 2 ज़रा 3 कितना बना? 3 मिलियन। पूरी एब्सोल्यूट फिगर दी हुई है तो सिंपल 3 मिलियन से एंट्री पास कर दें। अब ईयर एंड बताएं। 31/12/22, जो गया वही खर्चा, जो गया वही खर्चा। और ये किस पे होगा? कूपन रेट पे। किस पे अप्लाई होगा? फेस वैल्यू पे। कर दीजिए। P&L मॉडल लगा रहे हैं ना? जी भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्या कर दे? क्रेडिट। जो गया वही खर्चा। किस पे लगाऊं? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 200 है, और कूपन रेट, कूपन रेट, कूपन रेट कहाँ है? कूपन रेट, ये कूपन रेट ही होता है भाई, लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट। लायबिलिटी के आउटर लेफ्ट पे जो रेट होता है, ये वो रेट होता है जिसे कूपन रेट कहा जाता है। लिख लें, लायबिलिटी के आउटर लेफ्ट पे जो रेट लिखा होता है वो कूपन रेट होता है। एग्जाम फोकस पॉइंट लिख लें, लायबिलिटी के आउटर लेफ्ट पर जो रेट लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? कूपन रेट कहते हैं। तो ये कूपन रेट है। अब बताएं जी, 200 ज़रा 10% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का टाइम गुजरा है, कितना गया जी?
10 गया, ये 10 मिलियन आ गया। ओके हो गया। अब कंपेयर कर दीजिए, अब कंपेयर कर दीजिए प्लीज। कंपेयर करने के लिए क्या करोगे? बुक में कितने पे पड़ा हुआ है भाई? बुक में कितने पे पड़ा हुआ है? 180 पे। 180 को कंपेयर कीजिए। अब बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, R1 में वापस लेकर जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाय लॉ ये क्या है? हम इन्हें यही कहते हैं, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, और ये इनका जो कूपन रेट है ये डिविडेंड रेट है। कहते यही है, ये डिविडेंड है। वो अलहदा बात है, R1 में EPS में मैं कह चुका कि इसे मैं क्या समझ के चलता हूं? फाइनेंस कॉस्ट। अब वो ध्यान से देखें क्या कह रहा है। कहते हैं नो डिविडेंड, जो बोलते हुए डिविडेंड है लेकिन लिखते हुए हम इसे फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट समझते हैं। यानी इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट अभी पे भी नहीं हुआ। इंटरेस्ट क्या है? अभी तक पेबल है। ये पहली दफा लाइन आई है तो हम ये नहीं कह सकते क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट होता तो यही कहते कि इंटरेस्ट पे हो गया। उसने वर्ड कहां से खेल दिया? डिविडेंड से। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमारे लिए फाइनेंस कॉस्ट है। इसका मतलब अक्रू हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। डिक्लेयर का मतलब कि पेमेंट नहीं हुई है। अब यहां इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके क्या क्रेडिट कर दें? बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल, ये नया पॉइंट है बेटा, आई कैप ने ये ट्रिक खेला। अब 31/12/22 को कंपेयर करूंगा। वैसे तो थ्रू P&L हो तो हमेशा इस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने नॉन डेक्लेरेशन की बात की है तो हमने बॉन्ड्स पेएबल को ही क्रेडिट किया, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट नहीं किया। साइलेंट होता तो इंटरेस्ट जाता, फिर इससे कंपेयर करते। अब बेटा हमारी कैलकुलेशन क्या होगी? ये फेयर वैल्यू है एक साथ बोले 22 की। अब मुझे फेयर वैल्यू चाहिए 31/12/22 की। बोले जी 31/12/22 दी हुई है भाई, दी हुई है। 80 कितने शेयर्स हैं? 2 इंटू 80 160। अब बताएं वैल्यू ऊपर गई नीचे गई? नीचे गई है, क्योंकि वैल्यू इस वक्त जो है बुक वैल्यू वो कितनी है? वो 190 है बुक वैल्यू। कैसे? 180 तो पहले है और इंटरेस्ट डिक्लेयर ना होने की वजह से ये 10 भी पेएबल है। 190 30 से गिर गया। इसमें से कितना मेरी रीजन की वजह से है? 70% मेरी रीजन की वजह से। मेरी रीजन की वजह से इंटरनल रीजन जो है वो OCI में जाती है। ऊपर गया नीचे गया भाई, ऊपर गया नीचे गया भाई, बोले कैसे नीचे गया? 190 से 160। लायबिलिटी नीचे जाए तो डेबिट, लायबिलिटी तो डेबिट हो गई जिसका नाम है बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल ये तो डेबिट हो गई कितने से? 30 से। अब बताएं फेयर वैल्यू रिजर्व जिसे मैं OCI कहूंगा, उसमें कितने परसेंट लेके जाऊं? 30 का 70%। 30 का कितना चला गया? 21। और फेयर वैल्यू गेन में यानी P&L में कितना लेके जाऊं? 9। लो बच्चों, कॉपी कर लो। जी कच्ची खुशी है, और जो आपकी खुशी है वो भी अभी कच्ची है। ठीक है, हरकतें सही कर लें। जी मैं रिकॉर्डिंग चल रही है सर। थैंक यू वेरी मच सर। एड्रेस मुगल आजम का देने, जैसे आप कपड़े पहन के आने वो तो मुगल आजम में ही पाए जाते हैं।
वैसे पालकी में तू भी बैठ के चला जाएगा तो ज़्यादा वजन महसूस नहीं होगा, उसे लेके जाएगा ना पालकी में अपनी वाली को, तो साथ खुद भी बैठ जाएंगे। कौन दूरी बर्दाश्त करे, मुझे पालकी में ही बिठा ले। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पास पेपर नंबर 4 है, ऑटम 21 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 मार्क्स है। ट्राई करें, ध्यान से ट्राई करें। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है रबी लिमिटेड हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब कोई बीडी नहीं है। RL परचेज 1 million ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ खोलास लिमिटेड एट द फेयर वैल्यू ऑफ 23 पर शेयर। मार्केट में जो प्राइस चल रही थी वो 23 चल रही थी, इसने 23 में ख़रीदा है। ये इसकी परचेज प्राइस है बेटा, ये देखें ये परचेज प्राइस है। वर्ड लिख दिया फेयर वैल्यू का मतलब, इसका मतलब उस वक्त मार्केट में ये वैल्यू थी। RL ने इनकर्ड की है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब अगर थ्रू OCI गया, ठीक है, फिर तो ये कैपिटलाइज होगी। थ्रू PNL गया तो फिर ये एक्सपेंस आउट होगी। थ्रू OCI हुआ तो इररेवोकेबली अडॉप्ट करेगा, फिर रिवर्स नहीं कर सकता। RL कंसिडर्स दिस इन्वेस्टमेंट एज ए स्ट्रेटेजिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए नहीं किया तो फिर क्या लगाएगा, इररेवोकेबली या इनहेरेंट जो ट्रीटमेंट है वो है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट। अभी तो हम पहली इन्वेस्टमेंट पे ही हैं। डिस्कस द पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू RL फॉर अकाउंटिंग पर्पस। कहता है कौन कौन सी क्लासिफिकेशन ऑप्शन है इस इन्वेस्टमेंट के लिए। आल्सो कंप्यूट द अमाउंट एट विच दीज इन्वेस्टमेंट्स वुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज अंडर ईच ऑप्शन। अब यहाँ इसके पास कितनी पॉसिबल क्लासिफिकेशन है, 2। एक फेयर वैल्यू थ्रू OCI, क्योंकि उसने स्ट्रेटेजिक रीजन के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखा है, तो ये है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। फेयर वैल्यू थ्रू OCI में आपको पता है परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर कैपिटलाइज करेगा। परचेज प्राइस कितनी है, 1 into 23 और प्लस 0.5, 23.5 पर ये बुक करेगा अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा होगा। ये इररिवोकेबली सिलेक्शन होगी। अगर एक दफ़ा इस रूट पर आ गया तो फिर ये दोबारा PNL की तरफ मूव नहीं कर सकता। और अगर ये इस इररिवोकेबल इररिवर्सिबल ट्रीटमेंट को क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट नहीं करता तो स्टैंडर्ड अलाउ करता है यू कैन मूव टुवर्ड्स द फेयर वैल्यू मॉडल थ्रू PNL, बट इन दिस केस ही हैज़ टू कैपिटलाइज द 23 million एज अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड ही हैज़ टू expense out the transaction cost of 0.5 million। ओके बेटा, B पे आ जाए। RL ने परचेज किया है 1 million बॉन्ड्स ऑफ बरी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। 1 million को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 million हो गया, और फेस वैल्यू जो थी वो 100 थी, इसने 95 पे लिया है। इसका मतलब इसने डिस्काउंट पे ख़रीदा है। अब क्या करेंगे, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो परचेज प्राइस आएगी। सिंपली 1 million ज़रब 95 million परचेज प्राइस है। दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन 5 years टाइम। इसका मतलब रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं। RL आल्सो इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 0.8 million। अब यहाँ इरादा जिसे बिजनेस मॉडल कहते हैं, वो कहते हैं RL इंटेंड्स टू होल्ड द बॉन्ड्स टिल मैच्योरिटी। इसका मतलब ये होल्ड करना चाहता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। और हमने कहा था कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो अगर ये मेच्योरिटी पे लेना चाहता है, ये कैश फ्लो मॉडल का टेस्ट हो गया, और वो होल्ड करना चाहता है, इसका मतलब ये बिजनेस मॉडल हो गया। ये दोनों मॉडल अप्लाई करने के बाद स्टैंडर्ड कहता है अगर आप टिल मेच्योरिटी होल्ड करना चाह रहे हैं तो किस पे चलें, अमोर्टाइज कॉस्ट पे चलें। और अमोर्टाइज कॉस्ट पे चलना चाहेगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को परचेज प्राइस में ऐड करेगा, 95.8 पर अपनी डेट इन्वेस्टमेंट बुक करेगा। लेकिन ये इररिवोकेबल है। अगर ये स्टैंडर्ड को देखें तो स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप फेयर वैल्यू थ्रू PNL मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू PNL मॉडल यूज करेंगे
तो फिर आपको दोस्तों जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसे एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा 0.8 मिलियन को। फिर आप डेट इन्वेस्टमेंट को बुक करेंगे 95 मिलियन। ऑटम 21 में क्वेश्चन नंबर 3 में 8 मार्क्स में इसने ये डिस्कशन पूछी है। मैंने दोनों की दोनों क्लासिफिकेशन ऑप्शन भी बता दी, दोनों में किस वैल्यू पर डेट इन्वेस्टमेंट को आपने कैपिटलाइज करना है, इनिशियली रिकग्नाइज करना है, इनिशियली मेजर करना है, ये भी बता दिया। ठीक है, ध्यान से इसको एक दफ़ा अपने बुलेट्स में बना लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं यहाँ बुलेट्स बनाया करता हूँ क्वेश्चन में, आप भी यहाँ बुलेट्स बना लें अपनी कॉपी में। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से बेटा, डिस्कशन का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। स्प्रिंग 20 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 था, 7 मार्क्स थे। बिलाल हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन, ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ क्लासिफिकेशन and measurement requirements of financial asset which will help him in handling the transaction related to the financial asset. He has requested you to review the following summary. अब क्या कह रहा है? कहता है बिजनेस मॉडल ये है, कैश फ्लो ये है, कैटेगरीज ये हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये है। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में वो कहता है ये बिजनेस मॉडल लगता है, ये कैश फ्लो होते हैं, ये कैटेगरीज यानी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट इसमें फॉल कर सकती है, इनिशियल मेजरमेंट इस पर करते हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इस पर करते हैं। कहता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ऐसे चलेगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ऐसे चलेगा। ओके, क्या कहता है? प्रिपेयर द करेक्टेड समरी इन द लाइट्स ऑफ IFRS। बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले अगर मैं आपको ये PDF दिखा दूं तो इस PDF से ये सॉल्व होना है क्वेश्चन। ठीक है, चले आए चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है? कहता है अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल हम कब लगाते हैं? जब टिल मैच्योरिटी हमने होल्ड करना हो, सोली कैश फ्लो मिलेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में। फेयर वैल्यू OCI कब लगाते हैं? इंटेंशन है टिल मैच्योरिटी होल्ड करेंगे, गुड चांस आया तो ट्रेड कर सकते हैं, सोली कैश फ्लोज हमें मिलेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू PNL कब लगा सकते हैं? जब इंटेंशन है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, अब सोली कैश फ्लो नहीं मिलेंगे, कुछ अदर कैश फ्लो भी मिल सकते हैं। ओके, अब आ जाए, अब इसको हमने सही करना है। बिजनेस मॉडल कहता है अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कब लगाओगे? होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। अब होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल जो है ये डेफिनेटली अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में लगता है, लेकिन मेरे बेटा ध्यान से ज़रा देखिएगा, होल्ड टू कलेक्ट लगता है, होल्ड टू सेल नहीं लगता, क्योंकि होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल नहीं है। फिर तो या ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI जाएगा और उसमें है कि कलेक्ट भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट में सिर्फ होल्ड करना होता है। कैश फ्लो कौन से आएंगे? सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल सही है ये बात। डेट एंड इक्विटी दोनों पे लगेगा? जी नहीं, सिर्फ डेट पे लगेगा, इक्विटी पे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल की एप्लीकेशन नहीं है। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल अमोर्टाइज कॉस्ट पे करते हैं, बिल्कुल ओके। दो बातें ख़त्म करनी थी, होल्ड करना है तो सेल नहीं कर सकता, और ये डेट इन्वेस्टमेंट पे अप्लाई होता है, इक्विटी पे अप्लाई नहीं होता। फेयर वैल्यू थ्रू OCI होल्ड टू कलेक्ट है, लेकिन अगर चांस मिला तो सेल भी कर सकता हूं, याद होगा आपको, तो फिर होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल आएगा। कैश फ्लो की कंडीशन ये नहीं कह सकते, नो कंडीशन, सोली पेमेंट आती है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की। डेट सिक्योरिटी डेफिनेटली होल्ड कर रहे हैं आप, और बाद में सेल भी कर सकते हैं। कहाँ है? ये आ गया आपका कैटेगरीज। आपको पता है OCI मॉडल जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी लगता है और डेट इन्वेस्टमेंट पे भी लगता है। फिर क्या कह रहा है? इनिशियली मेजर करना है। भाई इनिशियली मेजर के लिए आप क्या करेंगे? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसे मैं परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहता हूँ। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI में हमेशा फेयर वैल्यू पे करते हैं।
फेयर वैल्यू थ्रू P&L, होल्ड टू सेल, बिल्कुल दोनों में यही होता है, होल्ड टू सेल, ये सही बात की लिखी हुई है। कैश फ्लो में मेरे दोस्तों लिमिट नहीं होती, सोनली कैश फ्लो नहीं है, इसका मतलब और कैश फ्लो भी आ सकते हैं। कैटेगरीज फेयर वैल्यू थ्रू P&L सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे लगता है, जी नहीं, डेट इन्वेस्टमेंट पे भी लगता है, सिखाया हुआ है। इनिशियली मैयर करना है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जी नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू पे करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एक्सपेंस आउट होगी। सब्सिक्वेंट मैयरमेंट फेयर वैल्यू पे करते हैं, जी सब्सिक्वेंट मैयरमेंट फेयर वैल्यू पे करते हैं। इस शीट को तैयार करने से पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा ये वाली पीडीएफ। इस पीडीएफ के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई इशू की बात नहीं है, ये क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है, यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकते हैं, अच्छे तरीके से ग्रिप कीजिए, ठीक है। अब अपने बुलेट्स बनाएं, इनके बुलेट्स खुद बनाएं, जैसे ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पर बुलेट्स बना के लिखेंगे, फिर आपको आइडिया होगा सर ने जो डिस्कस किया है वो हमने किया भी है या नहीं किया। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आओ बेटा, while reviewing the draft financial statement of Hexagon Industries for the year ended 30 June 22, following mistakes were identified। क्या हुआ है? Mistakes mean errors। Mistakes mean error। बनाना क्या है? रिक्वायरमेंट पढ़े, correcting entries, rectifying entries। इंट्रो में भी किया था, FAR 1 में भी किया था, आज FAR 2 में भी कर रहे हैं। फिर जाएं वापस इंट्रो में, जिस पे मेरा मजाक उड़ाया करते थे, इंट्रो सारे का सारा सी है। क्या कहा था? जालिम को छोड़ना नहीं, मासूम को छेड़ना नहीं, मजलूम को उसका हक दिलवाना है। और मैंने वादा किया था कि पूरे सीए में आपको ऐसे ही करवाऊंगा इंशाल्लाह। आज भी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल से ऐसे ही सॉल्व होगा। जालिम को छेड़ना नहीं, मासूम को, जालिम को छोड़ना नहीं, मासूम को छेड़ना नहीं, और मजलूम को उसका हक दिलवाना है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डेट इन्वेस्टमेंट हो गई, ऑफ ओवर लिमिटेड वाज अकाउंटेड फॉर, ये किसका है? हेक्सागॉन की बुक्स है। और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड किया, यानी बॉन्ड किसने इशू किए? ओवल ने। खरीदे किसने? हेक्सागॉन ने। वाज अकाउंटेड फॉर एज अ फाइनेंशियल एसेट, यहां तक तो बात ठीक है। मैयर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हमने मैयर कर लिया फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे, इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके बजाय, तो इसका मतलब करना किस पे था? इन्वेस्टमेंट एट, ये जो करना था, जो किया, तो जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, ये गलती हुई है। हुआ क्या? 1 जुलाई 21 को, मेरा ईयर एंड कब है? 30/6/22, यानी साल के पहले दिन HI ने क्या किया? परचेज किया। कितना? 1 मिलियन बॉन्ड्स। किसके? OL के। कितने? 100 ईच पर। किस डिस्काउंट पर? 5 रुपए के डिस्काउंट पे, विद मैच्योरिटी इन 3 years टाइम। पार वैल्यू 100 है, डिस्काउंट 5 है, इसका मतलब खरीदा होगा तो 95 पे खरीदा होगा, 1 मिलियन खरीदा है। ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 मिलियन की इनकर की, पर डिबेंचर या पर बाउंड नहीं है तो लमसम की। अमोर्टाइज कॉस्ट पे चलता जो करना है ओरिजिनली, उसमें इसे कैपिटलाइज करूंगा। जो गलती किया उसमें मैंने इसे एक्सपेंस आउट किया होगा। याद रखना, गलती करके खामोश हो जाए, जो उस मॉडल में था, इसका मतलब वो मैंने वैसे ही किया जो गलती थी, यानी ऊपर डब्बा चेंज हुआ तो अंदर उस डब्बे के हिसाब से सारी चीजें पुट की हैं। आगे भाई, द कूपन रेट इस पर आया 30 जून को, और कमाया जिस रेट पे है वो ये है। आता फेस वैल्यू पे है, कमाता अमोर्टाइज कॉस्ट पे हूं, और साल के एंड में फेयर वैल्यू कितने पे चली गई? 99 पे। तो 1 मिलियन में 1000 कॉमन लेके 1000 से कर लूंगा कि बहुत बड़ी फिगर भी ना हो और मिलियन में आके राउंडिंग ऑफ में कोई
मसला भी ना पड़े, ठीक है। और राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, 99 पे चलने तो वो भी चला जा सकता है, लेकिन फिर इंटरेस्ट बड़ा डेसिमल में चला जाएगा, तो हम 1000 कॉमन ले लेते हैं। आए जी रेक्टिफाइंग एंट्री पे चलते हैं। जो करना था वो ओरिजिनल, जो किया वो रॉन्ग, जो सही करूंगा वो रेक्टिफाइंग। ओरिजिनल में किस पे चलना था? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। मुझे चाहिए था कि मैं डेट इन्वेस्टमेंट को, डेट बताएंगे जरा, बाय किया है, कोई मसला नहीं, बाय कब किया? 1 जुलाई को, एक साथ 21 पे, कोई मसला नहीं है बेटा, एक साथ 21 पे। डेट इन्वेस्टमेंट क्या हुई? डेबिट। ये ओरिजिनल बता दूं क्या करना चाहिए था, और क्रेडिट किसे करना चाहिए था? बैंक को। पहले मैं परचेज प्राइस पे चलता हूं सीधा सीधा, ठीक है। मैंने 1000 बॉन्ड्स खरीदे हैं और मैंने 95 पे खरीदे हैं, तो कितना बना? 95,000। ओके, जरा तोड़ के करवा रहा हूँ क्योंकि रेक्टिफिकेशन है, अदरवाइज मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्ट भी कैपिटलाइज कर सकता था, कोई इशू नहीं है। फिर इसी एक साथ 22 को, एक साथ 21 को मैंने ट्रांजैक्शन एक्सपेंस इनकर किया, ट्रांजैक्शन एक्सपेंस ये डेबिट किया और बैंक क्रेडिट किया 2000 से। ये ओरिजिनल ही है भाई, ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए था, परेशान ना होना चाहिए, एक्सपेंस आउट नहीं होता। मैंने कहा थोड़ा सब्र करें क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। अब मैं इस ट्रांजैक्शन एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने लगा हूं क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट पे चलना है। रॉन्ग, ओरिजिनल किस पे चलना था? अमोर्टाइज कॉस्ट पर। तो यहां आपको मेरी एंट्रीज अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से नजर आएंगी। अब मैं क्या करूंगा? डेट इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दूंगा और बैंक को क्या कर दूंगा? मैं क्रेडिट, सॉरी, ट्रांजैक्शन एक्सपेंस को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट, क्योंकि मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है इसलिए मैं तोड़ कर लिख रहा हूं। कितने से? 2000 से। अब साल का आखिरी दिन आएगा, साल का आखिरी दिन आएगा। ओरिजिनली मुझे ये करना चाहिए था कि मैं डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट करता और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करता इफेक्टिव रेट से। और इफेक्टिव रेट कैसे आना था? पहले 95,000 में 2000 और जमा होना था ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, फिर इस पर इफेक्टिव रेट लगा दें 13.28%। कितना बना? 12,881 ये कमाया है। फिर 30/6/22 को आता आया तो बैंक डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख ज़रब कितना बना? 12,000। यहां तक कॉपी करें, ओके हो गया। अब आगे आ जाए, हमने क्या कर दिया? फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर दिया। इसके बाद वो कहते हैं मैं खामोश हूं। खामोश है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली एंट्री सारी वही पास की जो करनी चाहिए थी, यानी गलती की है लेकिन लॉजिकली की है। सिस्टम चेंज किया, अंदर एंट्रीज वही हैं। साइलेंट है ना, इसका मतलब अंदर एंट्रीज वही हैं। अब इसने जब खरीदा होगा तो एक साथ 21 को इसने डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी, डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, और इसने बैंक क्या किया होगा? क्रेडिट। कितने पे? 1000 ज़रब 95 पे। कितना बना? 95,000। फिर एक साथ 21 को ट्रांजैक्शन एक्सपेंस डेबिट किया होगा और बैंक क्रेडिट किया होगा। कितने से? 2000 से। ओके भाई, इसके बाद क्या हुआ होगा? ये एंट्री यहां नहीं होगी क्योंकि हमने कैपिटलाइज किया ही नहीं। फिर 30/6/22 को इंटरेस्ट आया होगा और जो आया होगा वही कमाया होगा। बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और जो आया होगा, बल्कि एक काम कर लेते हैं, हम जो कमाया है उसको रिकॉर्ड नहीं करते और सीधा क्या कर लेते हैं? आया 30/6/22, ताकि आपको पता चल जाए कि सर सारी कौन सी एंट्री कहाँ पास होनी थी और कौन सी एंट्री कहाँ पास नहीं होनी थी। डेट इन्वेस्टमेंट। अब
1 लाख पे आया है और 12% आया है तो फिर 12,000 आया भी है, 12,000 कमाया भी है। ओके हो गया। फिर क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू PNL गया तो साल के आखिरी दिन 30/6/22 को मैं अपने 95,000 को कंपेयर करूंगा फेयर वैल्यू से, और फेयर वैल्यू क्वेश्चन में जाके देखें 99 पे जा चुकी है, ऊपर गई है। अगर ऊपर गई है तो डेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी। ये देखें, ये लिखा हुआ है 99 पे गई है 30 जून 22 को, शो कर दिया। अब आ जाए डेट इन्वेस्टमेंट, डेबिट हो गई, और फेयर वैल्यू गेन थ्रू PNL क्रेडिट हो गया। कितने से? दोनों में फर्क ढूंढे, 4,000 से। अब क्योंकि ओरिजिनली अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल करना था तो यहां ये एंट्री पास नहीं होनी, ये वाली एंट्री यहां पास नहीं होनी थी, इसलिए मैंने ब्लॉक जगह छोड़ी थी। अब रेक्टिफाइंग करते हैं ध्यान से। 95 से होना था, 95 से इसकी वजह से कोई रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की, इसकी वजह से कोई एंट्री नहीं है। ओरिजिनली कैपिटलाइज करना था, हमने नहीं किया, अब एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे। डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई, ट्रांजैक्शन एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। कितने से? 2,000 से। रेक्टिफाइंग एंट्री के साथ डेट लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा ईयर एंड पे होती है। अब ओरिजिनली ये एंट्री होनी थी और आपने ये एंट्री पास नहीं की, इस एंट्री को पास कर दें। क्या कहूं? डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कमाई की एंट्री कितना? 12,821, 12,881। अब जरा देखें, बैंक डेबिट होना था, बैंक डेबिट, ये तो मासूम है, इसे नहीं छेड़ना। क्या क्रेडिट करना था? डेट इन्वेस्टमेंट। क्या क्रेडिट किया? डेट इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग में भाई, डेट इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटरेस्ट इनकम। बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब देखें भाई, डेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करनी थी, आपने किसे क्रेडिट किया? इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट किया। अब क्या करूं? इंटरेस्ट इनकम को कितने से? 12,000 से, और डेट इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? हमने क्या कहा था? जालिम को छोड़ना नहीं, मजलूम को उसका हक दिलवाना है। अब ये जालिम गलत इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हुई भी है, उसे डेबिट कर दिया। मजलूम कौन था? डेट इन्वेस्टमेंट, उसे उसकी जगह पे लिख दिया। बैंक कौन है? मासूम, उसे मैंने छेड़ा नहीं। अब इधर आ जाए, ये ओरिजिनली पास नहीं होनी थी, आपने ये किया है। अकाउंटिंग में खत्म करने के लिए रिवर्स करो, क्योंकि ये जालिम है। जालिम के लिए फेयर वैल्यू गेन को डेबिट कर दो और डेट इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो। कितने से? 4,000 से। लो भाई, 4,000 से। ओके हो गया। अब ये सारी रेक्टिफाइंग एंट्री है, लेकिन इतनी बड़ी रेक्टिफाइंग एंट्री मजेदार नहीं बनती। अब इसको नेट करके लिख देंगे। अब देखिए, डेट इन्वेस्टमेंट 2,000 से डेबिट, डेट इन्वेस्टमेंट 12,881 से डेबिट, 14,881 से डेबिट होना है, 12,000 से क्रेडिट होना है, तो नेट कितना बचा? 2,881 से डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दो। अब ये मैं रेक्टिफाइंग की नेट एंट्री पास कर रहा हूं। डेट इन्वेस्टमेंट बोलो 2,881 से डेबिट। ट्रांजैक्शन एक्सपेंस ने 2,000 से क्या होना है? क्रेडिट, और कहीं नहीं होना। तो आओ ट्रांजैक्शन एक्सपेंस को क्या करो? 2,000 से क्रेडिट करो। ओके हो गया। अब जरा देखना, इंटरेस्ट इनकम 12,881 से क्रेडिट हुआ और 12,000 से डेबिट हुआ, तो नेट सिर्फ क्रेडिट होगा। कितने से? 881 से इंटरेस्ट इनकम 800। ये वो तरीका है बेटा जो इस टॉपिक की रेक्टिफिकेशन को करने में आपको आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से कॉपी करें, सॉल्यूशन ध्यान से कॉपी करें।
ओके हो गया बच्चों? अच्छा जी। अब बेटा इस पास पेपर में पार्ट बी जो है वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन के तौर पे है। ये सेकंड पार्ट जो है ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। आप काइंडली लिख लीजिए कि ये पार्ट 2 हम कब करेंगे? कंसोलिडेशन के केस में। कब करेंगे? कंसोलिडेशन में। ठीक है बेटा? ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।